अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जेआईटी रिपोर्ट आने के बाद कुछ बड़े अहम मामलात हैं। एक तो अपोजिशन की सियासत है, दूसरा मियां साहब से इस्तीफे का मुतालबा जो है वो किया जा रहा है, तीसरा ये कि मुस्लिम लीग नून जो है और शरीफ फैमिली है वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर डटी हुई है, और फिर ये भी कि जेआईटी पर इल्ज़ामात अभी भी लगाए जा रहे हैं। ये जो तमाम मामलात हैं, आज इन पर बात करने के लिए हमारी एक बड़ी खुसूसी नशिस्त है। सीनियर सियासतदान, अपोजिशन लीडर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब आज हमारे मेहमान हैं। खुर्शीद शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शाह साहब, आगाज में करूंगा, कल सुबह आपने अपने चैम्बर में एक बड़ा अहम इजलास बुलाया है अपोजिशन की जमातों का, रहनुमाओं का। क्या एजेंडा होने जा रहा है इस इजलास का? देखिए, इसमें तो हमें बैठ के डिस्कस करना है जो मौजूदा सिचुएशन है उसी पे कि आगे हमारा लाए अमल क्या होना चाहिए, क्योंकि केस अब अदालत में था। अदालत ने जेआईटी बनाई अपनी फैसिलिटेशन के लिए। जेआईटी ने डिटेल सपोर्ट लिए हैं, एक एक सवाल की डिटेल रिपोर्ट बनी है और कंक्लूड किया है किसी मंतकी अंजाम तक। अब वो सुप्रीम कोर्ट में चला गया, केस सुप्रीम कोर्ट में है। मेरी जाती राय ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट का अब प्रेरोगेटिव है, फैसला है वो क्या करती है, क्योंकि उसमें 2 जजेस ने पहले ही फैसला दिया हुआ है और ये 3 जजेस के फैसले को अगर देखें कि उसने उन तीनों जजेस ने उसमें कहीं ये कहा था कि हमें थोड़ी सी इसमें क्लियरेंस चाहिए, उसके लिए उन लोगों ने जीआईटी बनाने का जिक्र किया था और फिर जीआईटी बन गई। और जीआईटी जैसे ही बनी तो मौजूदा हुकूमत ने बड़ी उसमें खुशियाँ की और जीत की और मुबारकबाद दी एक दूसरे को। उनको यकीन था कि जीआईटी अमूमन खसूसन वैसे ही होगी जैसे माजी में बनी है, जैसे मॉडल टाउन में बनी। कुछ नहीं हुआ, अभी तक कुछ पता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये भी इस किस्म की जो माजी में जीआईटियाँ बनी है, ये जीआईटी वैसी होगी और फिर मसला ख़त्म हो जाएगा। अब इनको पता नहीं था कि ये सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने, जिनमें से 2 जजेस ने उनको बिल्कुल डिस्क्वालिफिकेशन के लिए रिकमेंड किया, 3 जजेस ने उसमें थोड़ी सी कैविटी लगाई। अच्छा। अब वो जब जीआईटी बैठ गई और तो इन लोगों ने पहले ही सिटिंग में, उससे पहले नहीं, पहले सिटिंग में जब जीआईटी के सवालात आए तो सवालात को देख के ये आपस से बाहर हो गए और फिर वो ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दी और जीजी ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया। और जीजी ब्रिगेड ने अपने हतल इम्कान जो कोशिशें थी वो जीआईटी के ऊपर अपने वार जो असला था उनके पास, जो तोबे थी, वो उनके ऊपर वार करना शुरू किए। मगर आप ये इस सदी में, इस दौर में जहाँ हर चीज़ अप्रोचबल होती है, उसमें जीआईटी ने जो सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और खामोशी का मुजाहरा किया, और उसमें आपने देखा कि वो खामोशी के साथ अपना काम करने में कहीं रुकावट पैदा नहीं की, कोई दबाव में नहीं आए। अच्छा साहब, अब ये चीजें तो सामने आई हैं, मगर आप लोग किस पॉइंट पर मुशावरत करना चाहते हैं? क्या वजीर आजम, क्योंकि इस्तीफे का मुतालबा भी आया हुआ है, क्या वजीर आजम के इस्तीफे के लिए कोई करारदाद लाई जा सकती है? देखिए, पीपल्स पार्टी की तो ये कोशिश रही है और हमने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हम चाहते हैं कि असम्बलियाँ अपना टाइम मुकम्मल कर लें, उनका वक्त पूरा होना चाहिए और ये असेंबली चलनी चाहिए, क्योंकि ये सिस्टम बड़े मुश्किलों से बना है और हमने बनाया। ये क्रेडिट सिर्फ पीपल्स पार्टी को जाता है, कोई क्लेम कोई नहीं कर सकता। बाकी लोग तो छोड़ के चले गए थे, ये पीपल्स पार्टी ने बनाया। पीपल्स पार्टी ने फिर इलेक्शन करवाए। मुझे याद है कि 2008 की इलेक्शन जब हो रही थी, वो बीबी शहीद हो गई थी, तो नवाज शरीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया था कि मैं बैकआउट कर रहा हूँ, आपको भी याद होगा। फिर रज़ाई साहब ने उनसे रब्ता किया कि अगर आप बैकआउट करेंगे तो हमारी अपनी हिस्ट्री है कि 85 में ज़ियाउल हक ने जाकर 2 नफ़ाइल शुक्र के पड़े थे कि ये चलो बैकआउट हो गया। तो बैकआउट कभी भी डेमोक्रेटिक लोगों को सूट नहीं करता, तुम्हें आना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो हमने वो इलेक्शन लड़ा और फिर ये आपने देखा कि टाइम पूरा किया, कुछ भी हमारे ऊपर गया। मियाँ साहब खुद उस साजिश का हिस्सा बने। आपने देखा काला कोट लाल लगा के, टाई लगा के, सारे मंडल लेके वो सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ पहुंच गए। जो कहते हैं ना कि हम तो 5 साल इनको हुकूमत करने दी, वो आईएसआई के पाशा के साथ मिलके वो थे हमारे खिलाफ।
तो हमने तो उस पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, हमारे खिलाफ तो मगर आप पार्लियामेंट में रहे हमारी देखें। अभी वक्त आ गया कि ये मामला पार्लियामेंट में जो है वो इस्तीफे वाला मामला जो है वो उठाया जाए, क्योंकि आपने हमेशा पार्लियामेंट के किरदार की बात की, तो क्या ये पार्लियामेंट में अभी मामला आना चाहिए? पार्लियामेंट में तो होगा ही ना, वो तो ऐसी बात है, पार्लियामेंट से बाहर तो बातें जितनी भी हो, जब पार्लियामेंट होगी अब तो उसमें तो ये मसला आएगा। फिर देखो ना, हम इस कोर्ट की डिसीजन जो कोर्ट, ये जीआईटी कोर्ट का हिस्सा थी, लोग। अच्छा, आप ये मानते हैं कि जीआईटी जो थी वो कोर्ट का हिस्सा थी। अब उसमें सारी चीजें आ गई हैं। अब किस पोजीशन से नवाज शरीफ या उसकी कैबिनेट वहां बैठेगी, क्या पोजीशन है उनकी? अच्छा, आज आपने एक और आपकी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, आपने कहा 2014 में मियां साहब जो है वो इस्तीफा देने के लिए तैयार थे। आपने बड़ा मुख्तलिफ वर्जन सुना 2014 के हवाले से कि उस वक्त जो है वो मियां साहब डट गए थे। जरा वजाहत करेंगे उस वक्त क्या मामला क्या था? देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, तरदीद नेचुरली वो तरदीद करेंगे, तरदीद क्या करेंगे, मुझ पर भी 2-3 हमले कर देंगे, करने दें। मैं तो इज्जत करता हूँ सबकी, अभी भी एहतराम और इज्जत के साथ ही मैं बात करता हूँ, मियां साहब कह के बुलाता हूँ। और आगे भी मेरे लिए ये मुकाम है कि क्यों हम एक दूसरे की पगड़ियों को उछालें, बेइज्जत करें। देखिए, हुआ ये था, मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊँ। हमारा सेशन चल रहा था, अच्छा, 14 अगस्त को डेट अनाउंस हो गई, 12 तारीख को या 11 को, मुझे याद नहीं है, तय हुआ कि सेशन पुररोक कर देते। मैंने इसाक डार साहब से बात की, इसाक डार साहब स्पीकर के पास। अच्छा, इसाक डार साहब, ये कुछ हो रहा है और इस वक्त वो आएंगे और पार्लियामेंट नहीं होगी, आप डर के मारे पीछे हो रहे, तो ये न करें, असेंबली चलने दें। इसाक डार साहब ने मुझसे मुत्तफिक हुए। इसाक डार साहब ने शाम के टाइम पे, सुबह के टाइम पे, किस टाइम पे आई डोंट नो, मुझे पता उसका नहीं, मगर दूसरे दिन मुझे कहा कि मैंने आपका मैसेज मियां साहब को दिया और मियां साहब इज एग्रीड। अच्छा, डन हो गई बात। असेंबली आई, लड़ाई उधर चल रही है, इधर बात चल रही है, रास्ते बंद हो गए, पार्लियामेंट के अंदर घुस आए, हमें अलग अलग रास्ते लेने पड़े, पीछे से जाना पड़ रहा था, प्रेसिडेंट से आ रहे थे, माहौल ऐसा बन गया कि लोग अंदर बैठे हुए हैं, खतरा महसूस हो रहा था कि लोग अंदर ना आ जाए। अंदर तो आ गए थे, मगर प्रेसिडेंस में आ गए थे, बिल्डिंग के अंदर ना आ जाए, बिल्डिंग के अंदर ना आ जाए। मियां साहब बैठे थे, हम बैठे थे, तो मियां साहब मायूसी के अंदाज में, बिल्कुल मायूस, आंखें भरी हुई, कहा कि इनफ इज इनफ। क्या है, बहुत हो गया, आप और सेशन पर रोक करने। डार भी थे शायद, आई थिंक सो। मैंने कहा, मेरे साहब मायूस नहीं होना चाहिए, सेशन पर रोक नहीं करना, आप ज्वाइंट सेशन बुला लें, क्योंकि मैंने हमेशा ये स्टैंड दिया है कि पार्लियामेंट इज सुप्रीम, पार्लियामेंट और वर्सेस ये कंटेनर करते हैं, ये लफ्ज है मेरे, पार्लियामेंट वर्सेस कंटेनर। आप जहाँ से लाइव होगा, कुछ लोग हमारी बात सुनेंगे, कुछ वहाँ उनकी बात चल रही है। अगर हमने प्रोवोक कर दिया तो वन साइडेड चलेगी, हम घर घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकेंगे, फिर हम अलग अलग हो जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो मेरी बात को माने, आप ज्वाइंट सेशन बुलाएं। इधर मियां साहब के चेहरे पे थोड़ी सी एक खुशी की बात या इस तरह का चेहरे उसके तासरात है। अच्छा, कहा ठीक है, बिल्कुल डालने का बिल्कुल सही सजेशन है, बिल्कुल करते हैं, ये ज्वाइंट सेशन हो गया। फिर मेरी एक स्पीच आ गई जो आपको पता है कि मैंने की। उसके बाद जिन लोगों की प्लानिंग थी वो लोग फिर आए उस स्पीच के बाद, और उसके बाद पहली मर्तबा वजाहत आना शुरू हो गया ISPR के थ्रू। पहली बार वजाहत आई जब मैंने कहा कि जो कुछ किया जा रहा है वैसे नहीं किया जा रहा। सेकंड टाइम फिर मैंने दूसरे दिन स्पीच की, एतजाज ने की, फिर वजाहत आ गई।
अच्छा। फिर उसके दूसरे दिन आपने देखा कि उनको बुलाया गया, इमरान को भी, ताहिर कादरी को। दौड़ते 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 भागे सारे शहर, गए, उनको जो कुछ भी किया गया, काम ठंडा पड़ गया, लोग बाहर निकलने। अगर मियां साहब उस वक्त आपको लगता है तैयार थे इस्तीफे के लिए? जी हाँ, मैं अगर वो ज्वाइंट सेशन की तजवीज़ में नहीं देता और मैं दिलासा नहीं देता, और एक बात और भी थी कि मैं कहता चलूँ, ये भी हिस्ट्री का एक हिस्सा है, अगर न करूँ तो मैं बदजानिदारी करूँगा। मुझे ये भी कहा गया कि रज़ाई साहब से, मियां साहब से कहा मिलना चाहता हूँ। अच्छा, मियां साहब ने ये कहा था, ख्वाहिश जाहिर की थी? हाँ, हम मिलना चाहते हैं उनसे, जरूर मिलना चाहते हैं। हमारे COD बनी हुई थी, अच्छे तल्क़ात भी थे, हम पार्लियामेंट हम पार्लियामेंट को बचाना चाहते थे, जमहूरियत को बचाना चाहते थे कि इस मुल्क में पार्लियामेंट अब गई तो फिर कभी वापस नहीं आएगी। कि मैंने फिर जब रज़ाई साहब से रब्ता किया और कहा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं तो आप मिलें, तो उसने कहा कि एक काम कर लो, देखो वो इन हालात में अगर वो मेरे पास आएंगे तो लगेगा कि वो अब कमज़ोर हो चुका है, वो पार्टी के पास जा रहा है, मेरी मदद करो। मियां साहब से कहें कि आप लाहौर कब होंगे, मैं वहाँ आ जाऊँगा खुद। फिर हम और चौधरी साहब हम उनके पास चले गए। अच्छा, शाह साहब, अब ये हालात कितने मुख्तलिफ होंगे अगर अब इजलास होता है, पार्लियामेंट का बुलाया जाता है 2014 के मुकाबले में? क्या मियां साहब के लिए वही हालात हैं या उससे बड़े? मियां साहब क्योंकि बार बार हवाले दिए जा रहे हैं, बार बार ये कहते हैं धरना 1, धरना 2, धरना 3 है। पार्लियामेंट तो सिवाय इन हालात को डिबेट करने के अलावा उसके पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मसला साला सुप्रीम कोर्ट में है। अच्छा। ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर है। मैं नहीं चाहता कि सुप्रीम कोर्ट के इन मामलात में हम बीच में पड़े। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने JIT बनाई, JIT की रिपोर्ट उनके पास चली गई है, ट्रांसपेरेंट बिल, नीट एंड क्लीन। वो कहते हैं साजिशी अनासिर वही हैं जो 2014 में थे, और बार बार इस हवाले से जो है वो रेफरेंस दिया जाता है। देखें, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केस सुना है, देखा है, पढ़ा है, फैसला किया है, उसने बनाई है। अब 2014 में सुप्रीम कोर्ट तो नहीं थी, वो तो नहीं थे, तो फिर साजिशी कौन हुए? आपने तो पेशकश भी की थी कि जो भी साजिश करे उसका नाम बताएं। किसी ने राब्ता किया आपसे? जी नहीं, मुझसे तो आज तक किसी राब्ता नहीं किया। मैंने तो ये मैसेज दिया था कि आप हमें बताएं कौन साजिश कर रहा है। अगर आसफर जरदारी को बता दें, उनको नहीं बताते तो मुझे बता दें, मुझे नहीं बताते तो मौलाना फजल रहमान को बता दें, वो आके मुझे बता दें, तो हम आपका फिर साथ खड़े हो जाए सिस्टम को बचाने के लिए। अभी कोई राब्ता नहीं हुआ कोई मुस्लिम लीग की ये तरफ तो से? केस अब लाख में बोले कौन समझती है, ये तो केस सुप्रीम कोर्ट का है ना, वो सुन रही है। शाह साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है, मैं चाहूंगा ब्रेक के बाद जो खास तौर पर मियां नवाज शरीफ साहब के इस्तीफे का मामला है उस पर जो है वो शाह साहब की क्या राय है ये जानेंगे। इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। सीनियर सियासतदान, अपोजिशन लीडर, पीपल्स पार्टी के रहनुमा जनाब खुर्शीद शाह साहब आज हमारे मेहमान है प्रोग्राम में। शाह साहब, ब्रेक पर जाने से पहले मियां साहब के इस्तीफे की हमने बात की, आपका भी मुतालबा है कि मियां साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, मगर अभी इस रिपोर्ट पे, JIT रिपोर्ट पे उनके एतराजात आना बाकी हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने, आपने खुद कहा क्योंकि कोर्ट में मामला है तो कोर्ट में इस हवाले से जो है वो कोर्ट ने इस हवाले से फैसला करना है, तो फिर क्या इस्तीफे का मुतालबा करना दुरुस्त है, जायज है मुतालबा? देखें, जो रिपोर्ट आई है, हम सियासतदान है, हमने देखा है, तो हम ये मुतालबा कर तो सकते हैं भाई, खुदा को वास्ते। हम तो पहले ही कह रहे थे कि इस्तीफा दे दो, अब तो रिपोर्ट आ गई है, तुमने पढ़ ली है, सबने पढ़ ली है, मीडिया के एक मीडिया हाउस में रिपोर्ट पड़ी हुई है, हर शख्स ने पढ़ी है। आज जो मीडिया हाउसेज उनकी बात करते थे, आज वो बड़ा संभल के बात करते हैं, सोच के बात करते हैं, क्योंकि उन लोगों ने रिपोर्टें पढ़ ली है और रिपोर्ट को चैलेंज करने के लिए उनके पास एक भी क्वेश्चन नजर नहीं आता कि रिपोर्ट को चैलेंज करें कि यहाँ पे ये रिपोर्ट गलत है। इतनी जो हमने देखी है रिपोर्ट क्लियर बनाई है। और मगर शाह साहब, ड्यू प्रोसेस तो ये है ना कि पहले एतराजात जमा हो, जो उनका वर्जन है वो सुन लिया जाए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करे और फिर कोई इस्तीफे के हवाले से वो पहले जब रिपोर्ट गई है तो जजेस ने तो वो रिपोर्ट पढ़ी होगी, जब भी जजेस के पास जाएगी, बनेगी, जो बेंच बनेगी, ये उस पर एतराज कर सकते हैं कि जी हमें इस रिपोर्ट पर एतराज है, वो बात करेंगे ज़्यादा
कि ये बात, इस बात पे एतराज़ है, उस बात। मगर आपको अभी लग रहा है कि रिपोर्ट बड़ी क्लियर है और इस हवाले से जो एतराज़ात भी उठाए जाएंगे उनमें कोई दमखम नहीं होगा? मैं तो अब पहले कहते थे कि अखलाकी तौर पे मॉरली उसको इस्तीफा देना चाहिए, मैं कहता था। आज मैं वो नहीं कहता, मैं कहता इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देने से क्या होगा? एक तो सिस्टम बच जाएगा, जमहूरियत बच जाएगी, पार्लियामेंट बच जाएगी, इसकी हुकूमत बच जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि हमें ये देखना है इस मुल्क में कि जमहूरियत सिस्टम बड़ा कम चला है। ये कमियां, ये कमजोरियां, ये गलत बयानियां, ये झूठे किस्म के एसेट्स देना, सारी चीज़ें, ये 40 साल हमारे यहाँ इस मुल्क में माशाल्लाह का दौर चला है। बहुत से लोग माशाल्लाह की पैदावार हैं, मगर इस दौरान अगर हमें एक मौका मिला है तो 10, 15, 20, 30 साल अगर ये सिस्टम चल जाता है और तो इससे ये बहुत सी चीज़ें, बहुत सी खामियां ख़त्म होती जाएंगी। अच्छा। अगर आज ये चीज़ें आज नज़र आ गई हैं, सब ने देख ली हैं, बहुत से सियासतदान समझ जाएंगे कि हमें क्या करना है, किस तरीके से चलना है। दाल सूखी रोटी से भी चलना है, दाल खा के भी चलना है, मगर इज्जत के ऊपर दाव नहीं लगाना है। अच्छा। ये चीज़ें आहिस्ते आहिस्ते ये निज़ाम ही बेहतर करेगा। अगर ये निज़ाम चला जाए और फिर कोई निज़ाम और आ जाए तो वो वहाँ जो लोग भी हैं, सिस्टम को चलने के लिए मियां साहब का जो इस्तीफा जो है वो देना पड़ा, वो कहीं पार्टी में बैठ जाए, सारी चीजें उनकी चलेंगी, किसी पार्टी वाले को बना दे। ये तो नजर आता है कि इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो वजीर आज़म बन क्या सिर्फ मियां साहब का इस्तीफा आना चाहिए या इसाक डार, कैप्टन सफदर और शहबाज शरीफ का भी इस्तीफा आना चाहिए? जो उन लोगों ने इन्वॉल्व है उन सबका इस्तीफा आना चाहिए। अच्छा, उन सब। देखें, मैं बताऊं, हम लोग भी तो थे ना, हमारी बेनजीर भुट्टो चली गई तो क्या हमने बैठ के कहा छोड़ दो? उस वक्त जो हालात थे मुल्क के, जो मुल्क के हालात थे वो ये थे कि पता नहीं क्या होगा। दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा 3 वजीर आज़म सिंध से पंजाब पे मारे गए थे, तो हालात तो ऐसे बिगड़ चुके थे। मगर हमने तो ये नहीं किया कि अब हमें जरदारी अपना भुट्टो फैमिली में कोई नहीं है, तो अभी सिस्टम ही न चले। अच्छा। तो हमने यूसुफ रज़ा गिलानी, कोई और मेंबर बन सकता है आपको लगता है इस वक्त? मियां साहब के पास ऑप्शन है? क्यों नहीं? यूसुफ रज़ा गिलानी बना था ना, फिर राजा परवेज अशरफ बना था ना। ये तो हमने नहीं कहा कि नहीं बस हमारे पास भुट्टो फैमिली नहीं है तो इस वजह से नहीं बनेगा। अच्छा। अगर वक्त के साथ भुट्टो फैमिली आगे आती है, मैच्योरिटी के साथ आती है, लीडरशिप लेती है, उसको मौका मिलता है तो जरूर आएगी वो। मगर पीपल्स पार्टी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई शरीफ फैमिली से बाहर है तो उसको जो है वो मियां साहब को आगे लेकर आना चाहिए, एतमाद करना चाहिए अपने लोगों को। क्यों डरते हैं वो? उनकी पार्टी है, पार्टी के लीडर है, वो बैठ जाए लीडर बन के, चलाएं सबको। अच्छा। वोट उसके पास है, वोट उसके कहने से मिलेंगे। ये क्यों घबराते हैं? सब ये शायद इस वजह से घबराए हो, किसको बनाऊं, कौन नाराज हो जाए, ये एक बात हो सकती है। अच्छा, मगर क्या वजीर आजम आपको लगता है जितनी अब जिस तरह की रिपोर्ट आई है, ना अहली से बच सकते हैं? ये कैसे बच सकते हैं भाई? 62, 63 तो कुजा इनके ऊपर जो दस्तावेजात दिए हैं, जो दस्तावेजात पे ऑब्जर्वेशन है, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है, वो तो क्रिमिनल ऑफेंस में भी चले गए हैं। सिर्फ इनको नाल किया गया, सिर्फ इन सबको नाल किया गया, तो ये कोर्ट तो बहुत बड़ी रियायत कर देगी इनके साथ। अच्छा, तो ये रायत होगी अगर सिर्फ नाअहली का फैसला है। मगर शाह साहब, कुछ पार्टियों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि कबल वक्त इंतखाबात करा देने चाहिए। मैं उस वक्त में नहीं हूँ। अच्छा। मैं उस वक्त में, कबल वक्त इंतखाब हो नहीं सकते, गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा। ये ना तजर्बेकार लोग कहते हैं जिनको सियासत का तजर्बा नहीं होता। और ये मामला अगर नैब के पास जाता है, अब क्योंकि दूसरी तरफ हमने वो भी देखा नैब के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट और जीआईटी के रिमार्क्स हैं, तो आपको लगता है कि वहां पर वो रिमार्क्स ऐसे नहीं है, वो रिमार्क्स नैब की तरफ नहीं है। उसको अगर गौर से पढ़ने का वो कहा गया है कि इनके ऊपर इन क्राइम की वजह से नेब के कवानीन भी लग सकते हैं, कवानीन लग सकते हैं। अच्छा। भेजा नहीं हुआ। अच्छा, आप गौर से इसको देख लें। मगर ये मामला आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट में ही हैंडल होना चाहिए, फिर ये नैब में नहीं जाना चाहिए? नैब में तो जाने का मकसद ही नहीं है। उनके वो क्लॉजेज लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो उनको डिस्क्वालीफाई करके जो क्रिमिनल एक्ट होगा वो नीचे कोर्ट में भेजेंगे कि इनको इस केसेस पे फैसला करना। अब अगर उन जो हालात अभी दिखाई दे रहे हैं, जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जो वाइब्स आ रही हैं, वो तो ये है कि मियां साहब डटे हुए हैं, पार्टी उनकी डटी हुई है, इस्तीफा नहीं देना, तो अब
इसी सूरत हाल में क्या होगा? पीटीआई तो कह चुकी है हम सड़कों पर आएंगे, तो क्या पीपल्स पार्टी भी फिर इस तरह कुछ सड़कों पर आएगी? देखें, ना हम सड़कों पे आएंगे, ना पीटीआई को सड़कों पे आना चाहिए। अच्छा, जब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करती। मैं तो मशवरा दूंगा सारी पार्टियों को। अच्छा, जब तक ये कोर्ट का मसला है, कोर्ट ने मंगाया है, इससे पहले जाके सड़कों पे आना, ये कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद होगा। अच्छा, जहाँ तक मसला है हमारी सियासत का, सियासत में हम बोलते हैं, बोल रहे हैं, मगर कोर्ट के फैसले करने से पहले हम लोग रास्तों पे चले जाएं, रोडों पे चले जाएं, तो हमें नहीं जाना चाहिए। ये कोर्ट पे हमारा एतमाद है। अच्छा। कोर्ट अपना काम कर रही है। कोर्ट को क्यों हम इसमें मसाइल में उलझा दें ठीक, कि एक तरफ दबाव चल रहा है और फिर कल किसी को मौका मिले शहीद होने की कोशिश करे कि मैं शहीद हो जाऊं, और फिर वो कहेंगे कि हमें बाहर के दबाव की वजह से कोर्टों ने ये फैसले दिए। नहीं, ये इंटायरली कोर्ट का फैसला है। कोर्ट फैसला कर रही है, हमें देखना चाहिए कोर्ट क्या कर रही है, इसके बाद अपने फैसले। अच्छा, मगर शाह साहब, जो जेआईटी पर अभी एतराज़ात जिस तरह से उठाए जा रहे हैं, जो खास तौर पर जो नून लीगी रहनुमाओं की तरफ से, उन्होंने कहा कि जेआईटी ने बहुत सारे मामलात पर अपनी राय कायम की, एक तासुब नजर आता है। उन्होंने कहा ये हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। तो ये सारी प्रोसीडिंग्स आपने देखी हैं, और फिर जो जेआईटी रिपोर्ट आई है, क्या आपको लगता है ऐसा कोई मामला है इस सब के बीच? देखें, आप देखें एजाजी को देखें, सुप्रीम नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट को देखें, उन लोगों ने टैंपरिंग की है, फड्डी की गलतियां की हैं, क्या ये जेआईटी ने करवाई है? जो कुलसुम नवाज का खत है जिसको टाइप किया गया है 2006 का डेट डाल के, वो अगर उसका वो क्या है कि नहीं जी ये तो अभी का है, उस जमाने में ये सियाहिया नहीं थी, ये क्राफ्टी नहीं था, तो फिर उसको फिर आप कहेंगे ये तहसब है। अगर झूठ को झूठ कहो, सच को सच कहो, तो कहेंगे तहसब। अच्छा, हाँ, आज हमारे यहाँ गांव में चोर पकड़ा जाता है, मुझे याद नहीं है, चोर पकड़ा जाता है, हम चाहे उसको बंदूक मार दें, वो कहेगा मैं चोर नहीं हूं। हाँ, अगर आप कहते हो मैं चोर हूं, तो मैं भैंस की चोरी की है, तो आपको कोई भैंस दे तो ले लो भैंस, मगर वो भैंस नहीं देगा जो चोरी की है। अच्छा, तो यही हो रहा है नून लीग के उसका साथ। वर्जन ये होता है, उसका वर्जन ये होता है कि एक मरतबा मैंने चोरी मान ली, फिर तो मैं हर जगह का चोर बन जाऊंगा। तो चोर नहीं मानना, बाकी चीज जो लेनी है ले लो, जो चाहे। हाँ, मैं अनऑफिशियली कह रहा हूँ चोर हूँ, मगर वो चीज ऑफिशियली नहीं दूंगा। ठीक, ये हर गांव में, हर देहात में, हर जगह पे ऐसा ही होता है। तो चोर कभी अपने आप को चोर कह दे तो फिर तो लाइफ वो चोरी होगा। मगर शाह साहब, ये मौलाना फजल रहमान ने भी बात की, उन्होंने कहा ये सीपैक के खिलाफ साजिश है। तो क्या मियां साहब के जाने से कि ये जो तरक्याती मंसूबे हैं, ये इन पर कोई फर्क पड़ेगा? देखें, सीपैक का बुनियाद आसिफ अली जरदारी ने रखा, उसके 11 टूर्स थे, सारा तय हो गया। सीपैक के बुनियाद उधर से आप देख लें कि सिंगापुर को पैसे दे के ग्वादर छुड़ा के इमीडिएटली पीपल्स पार्टी के ज़माने में जरदारी साहब ने चाइना से एग्रीमेंट कर लिया। सीपैक की बुनियाद उस दिन से पड़ी, और नवाज शरीफ आया, उसको कंटिन्यू किया। जो भी आया सीपैक को कंटिन्यू करेगा, जो भी आया। केयर टेकर भी आए तब भी वो सीपैक को अपने टाइम पे चलाएंगे, रोकेंगे नहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कौड़ी का भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सही। मगर ये वफाकी वज़रा बड़ी तनकीद कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हम देख रहे हैं, और बड़ा जारहाना रवैया है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला है, जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही चीजें, इन पर भी फिर अदालत को जो है वो इस चीज का भी नोटिस लेना चाहिए। नोटिस लिया है कुछ लोगों का, सुना है, लेना चाहिए। ये एक देखे ना, मैं आपको बताऊं, अगर 98 में ये शटअप कॉल इनको आ जाती, 4-5 को सजाएं लग जाती उम्र कैदों की, कि जो जिन लोगों ने कोर्ट को तोड़ा था, जजेस को मारा था, जजेस भाग गए थे, उस वक्त ये कोई सजा एक मरतबा लग जाती तो आज किसी को जरूरत नहीं होती कि सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई लफ्ज इस्तेमाल करता। ये उस वक्त की गलती है जो आज भुगत रहे हैं। और जजेस, उस वक्त के जजेस दौलत के आगे जरा झुक ही गए थे, डर ही गए थे। फिर उनको सदारत का विभाग भी बनाया गया, तो फिर गवर्नर भी बनाया गया,
बड़ी बड़ी रियायतें दी, सदर भी बनाया गया, बहुत कुछ किया, मगर वो होता नहीं हुआ। ये पीपल्स पार्टी नहीं है कि सर कलम करा ले फिर भी सर झुका दे, ठीक है जी आपकी मर्जी। अच्छा शाह साहब, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा जरा शाह साहब से हम कुछ और सवालात पूछें कि आगे का जो मामला है। और एक और बड़ी बात कि मुस्लिम लीग बार बार मुवाजना कर रही है हालात का, मियां साहब को जो हालात दरपेश हैं जुल्फिकार अली भुट्टो से, इस पर खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं? इस ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक मरतबा फिर से खुशामदीद। हमारी आज की खुसूसी नशिस्त अपोजिशन लीडर जनाब खुर्शीद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, ये JIT रिपोर्ट्स में जो चीजें सामने आई हैं, तो आपको नहीं लगता मामला मनी ट्रेल से बहुत आगे चला गया है? क्योंकि ये पता चला कि वजीर आजम साहब जो है वो एक कंपनी के चेयरमैन हैं, उससे तनख्वाह लेते रहे। ये आपकी नजर में कितना संजीदा मामला है? देखें, ये तो तकलीफदा मामला है कि कंपनी के चेयरमैन भी हैं, वो अपने एसेट्स में ज़ाहिर नहीं करते, तनख्वाह लेते हैं, अपने एसेट्स में ज़ाहिर नहीं करते। ये तो एक आम बात है। मैं हर साल एसेट भरता हूँ, उसमें लिखता हूँ कि मेरी तनख्वाह कितनी है, मेरी ज़मीन कितनी है, मेरी आमदनी कितनी है, मैंने क्या प्रॉपर्टी साल ली है, नहीं ली है, मेरे पास क्या, सब देना पड़ता है। अभी अगर ये चीज़ तो हो गई, मगर जहाँ तक देखने में आया है कि मियां साहब उस कंपनी जो दुबई में कंपनी है उसका वर्क वीज़ा भी लिया हुआ है, आपको पता होगा जी, अकामा जिसे कहते हैं। अकामा। अब मुल्क का वजीर आजम, ये बात गौर से सुननी भी है, अगर आप ईमानुल्लाह पाकिस्तान के हकीकी बच्चे हैं तो बताएं जिस मुल्क का वजीर आजम, अकामा क्या होता है? क्या आप किसी और मुल्क में काम करना चाहते हैं, वहां पर आपको वीजा चाहिए, आने जाने की सहूलत चाहिए, किसी के तहत, किसी के साथ मिलके, क्योंकि कोई ऐसे मुल्क है जहाँ पे वर्क वीजा मिलता है, अकामा नहीं मिलता। अकामा सऊदी अरब में मिलता है, अकामा सऊदी अरब में जहाँ वर्क वीजा मिलता है। वर्क वीजा आप किसके साथ करेंगे? किसके मुलाजिम बन के करेंगे ना। तो जब आप किसी के मुलाजिम बन के वर्क वीजा करेंगे और मुल्क के वजीर आज़म होंगे पाकिस्तान के, तो ये हमारी इज़्ज़त है, ये पाकिस्तान की इज़्ज़त है। ये सब लाली झंडा जिसके गाड़ी पे लगा हुआ हो वो किसी मुल्क के एक आम आदमी के मुलाजिम हो। और ये सिर्फ मिस डिक्लेरेशन का मामला नहीं है, आप कहते हैं कि ये भी बड़ा मामला है। ये तो इखलाकी, ये तो पाकिस्तान का मामला है, ये तो मुल्क का मामला है कि मुल्क का वजीर आज़म जिसकी गाड़ी पे पाकिस्तान का सब्ज़ लाली परचम हो, जिसकी गाड़ी की कीमत ही 15 करोड़ रुपए हो, वो कहीं मुलाजिम हो, वो किसी मुल्क में जाए वर्क वीज़ा पे, तो क्या ये अफसोस की बात नहीं है इस कौम के लिए? सही। शाह साहब, अब इसी से जुड़ा एक और मामला वो SCCP के चेयरमैन का, आप क्योंकि अपोजिशन लीडर हैं, मैं इसलिए आपकी राय उस पर चाहता हूँ कि SCCP के चेयरमैन बदस्तूर अपने ओहदे पर काम करें। खान साहब ने तो एतराज उठाया है, एक ऐसा शख्स जिसके हवाले से जो है वो FIA की फाइंडिंग्स में आ चुका हो कि इसने जो है वो रिकॉर्ड टेम्पर करने की कोशिश की, FIR दर्ज है, वो बदस्तूर अपने ओहदे पर काम करे और डार साहब उसे हटाने का कोई इरादा भी नहीं रखते। ये क्या इदारों के टकराव से नहीं हो सकता? मुझे बताएं कि ये अदारों को टकराव नहीं, अदारों को कमजोर करना है। मुझे बताएं कि आम आदमी सेक्शन ऑफिसर भी पकड़ा जाता है FIA से और वो जाके बेल करा के भी आता है तो उसी वक्त उसको सस्पेंड किया जाता है, उसके अख्तियारात छीने जाते हैं। अगर इस शख्स को जिसको ऊपर FIA ने, JIT ने तो किया है, FIA ने भी केस साबित कर दिया है, FIA ने FIR दर्ज की है, JIT की शिकायत थी, FIA ने फिर जो है वो उस पर FIA ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हुआ है, और उस आदमी को सस्पेंड करने के बजाय मौका मिला कि उसने बेल ले ली और फिर काम कर रहा है। वो आदमी जो इतनी फर्जरिया करता है वो इस बड़े अदारे में बैठा रहे, तो क्या आप समझते हैं कि ये किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होगा? और हुकूमत समझते हैं कि हुकूमत उससे क्या काम लेना चाहती होगी? ये तो हुकूमत के ऊपर FIR आ गई है, अभी वो काम कर रहा है। हुकूमत के पास जो जवाब ही नहीं है अब ये कह सके जो उनके साथ चले हैं वो उनको बचाना चाहते हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए इसके लिए। अच्छा, अब इसमें एक और मामला शाह साहब जुड़ा हुआ आ गया। आप दलील हम ये सुन रहे हैं नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से कि ये तो जाती पैसे
का जो है वो मामला है सारे का सारा, इसमें कुछ सरकारी पैसे की करप्शन का ये मामला नहीं है। मियां साहब ने हवाले से बात की, मरीम नवाज ने भी इसका जिक्र किया। क्या ये वाकई कोई जाती कारोबार के मामला आते हैं जिनको रंग ये दे दिया गया है? 1977 में मियां साहब की बात है खुद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब हमारी ये फैक्ट्री डी नेशनलाइजेशन की तो हमें कोड़ी भी नहीं थी 77 में। तो ये हमें भी ज़रा जादू बता दे कि ये खरबपति कैसे बन जाते हैं, और अरबों खरबों की फ्लैटें कराची लंदन में लेना और 100 ऑफ द फ्लैट्स के कारोबार करना, खरबों रुपए का कारोबार करना। ये बता दे कि हम तो 77 लेके बड़ी मेहनत कर करके यहाँ पहुँचे हैं, तब भी कोई ऐसा कमाल नहीं किया है जिसका जिक्र कहीं आ जाए। अच्छा। तो ये तो शायद जादू का चिराग उनके पास आ गया है जिसकी वजाहत ये नहीं कर। अभी उनको ये कह देना चाहिए, सच कौम के सामने बोलना चाहिए कि जी आप खामखा एतराज़ करते हैं, हमें अलाउद्दीन का जादू का चिराग अल्लाह ने बाबा ने दे दिया था। अच्छा। उसको रगड़ते बहुत कुछ आ जाता है, ये हम छुपा के रखे। अगर आप मजबूर करते हैं तो जाती पैसा है हमारा, चीफ जस्टिस के सामने, सरकारी चीफ जस्टिस के सामने वो रगड़ के दिखा दे उनको, देखें अभी अलाउद्दीन का चिराग जल गया, देव आ गया, हमें कितने पैसे दे रहा है। अच्छा। तो इससे शायद बच जाए। बड़ा मुवाजना किया जा रहा है शाह साहब, जो हालात हैं, जो वाकयात हैं मियां साहब के साथ, उनका जो हालात और वाकयात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थे, और एक तो मियां साहब का मुवाजना जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ, फिर मरीम सफ्दर का भी बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी किया गया। इस पर पीपल्स पार्टी की क्या राय है? पीपल्स पार्टी किस तरह से देखती है? क्या ये मुवाजना बनता है? मैं मानने के लिए तैयार हूँ, बन जाए। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तो सर कट गया और वो मसूद महमूद की बात करते हैं, और मियां साहब सिर्फ अपनी उंगली कटा के दिखा दे, हम सब माफ कर देंगे। उंगली कटा के मेरी उंगली काट दो, सर नहीं काटो, उंगली काटो। अच्छा। कौम के ऊपर मेरी उंगली कुर्बान, मैं उसे। मियां साहब इसके लिए भी आपको लगता है तैयार नहीं होंगे? उंगली कटा दे बस कि भाई मैं चलो भुट्टो बन जाता हूँ, सर नहीं कटा सकता, उस जमाने में और बात थी, मैं उंगली कटाता हूँ। लेकिन मैं मशकूर हूँ मुस्लिम लीग नून का, कम से कम 40 साल के बाद ज़ियाउल हक के साथ ये थे और उसने भुट्टो साहब को फांसी दी। तो आज ये कहने पे ये सारे मजबूर हुए हैं, फिर गालियाँ देंगे हमें और बीबी को भी देंगे। ये माशाल्लाह बड़े शरीफ लोग हैं, ख़ानदानी शरीफ हैं। तो जो ये कहते रहे कि मसूद महमूद को पैदा किया जा रहा है भुट्टो की तरह, तो एक बात को तो मान लिया कि मसूद महमूद हमेशा वो बंदा होता है जो किसी को फांसी पे चढ़ाता है या नुकसान देता है, अगला बेकसूर होता है। तो भुट्टो साहब को चलो इस झगड़े में ये तो कर दिया कि वो मासूम था, बेगुनाह था, उसके साथ जुल्म किया था, ज़ियाउल हक ने जुल्म किया था, जिसकी हम पैदावार है, जिसने हमें वज़ीर आला बनाया, उसकी पैदावार है ना, ज़ियाउल हक की पैदावार है ना। ज़ियाउल हक को तो बाबा कहते थे ना, अपने वालिद कहते थे वो। तो उसके लिए आज कह दिया कि उसने जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे मासूम आदमी को मरवा दिया, कत्ल करा दिया, वो मसूद महमूद पैदा किए। तो इनके लिए भी कोई इनके लिए कोई मसूद महमूद भी पैदा नहीं होगा, क्योंकि ये खुद सारे मसूद महमूद हैं। अच्छा अच्छा शाह साहब, जाते जाते अब एक सवाल और मैं आपसे करना चाहता था, क्या आपको लगता है कि इमरान खान के हवाले से जो केसेस है उनका भी इसी तरह से जल्दी फैसला? जी हाँ, उनके केसेस में भी बहुत बड़ी जान है, ऐसी कोई बात नहीं है, जान है। अच्छा, तो उनका भी जल्द से जल्द फैसला होना चाहिए, उन केसेस का भी? जिसका केस है उसका जल्द फैसला होना चाहिए। अच्छा। हम किसी के इस हक में नहीं है, अगर कोई गलत है, कोई रॉन्ग है, तो हम कहते नहीं, क्योंकि ये हमारे साथ है, तो ये बड़ा मासूम है, आपके साथ है तो गलत है नहीं। अच्छा। जिसके ऊपर केसेस है, अदलिया पे एतमाद होना चाहिए, फैसला वो कर ले। शाह साहब, ऐसा इम्कान तो नहीं है कि सभी कुछ लिपेटा जाए? साद रफीक ने तकरीर करते हुए कहा था कि बैलेंस करने के लिए जो है वो आपको भी माइनस किया जा सकता है। क्या कोई ऐसा इम्कान तो नहीं नजर आ रहा आपको? बिलाशक अगर किसी को माइनस करते हैं ये लोग, करने दे, सिस्टम चलाए। सिस्टम चलना चाहिए। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, अपने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच।